चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 195 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई खरीद से किसानों को हुआ लाभ। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत सूडान में फंसे लगभग 2400 भारतीयों को निकाला गया सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और जिला फतेहाबाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निधि आपके निकट जागरूकता सेमिनार का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 195 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इस खरीद में पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का प्रमुख योगदान है। ये खरीद केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हुई ये खरीद इस महीने के चौथे हफ्ते तक 195 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही इस खरीद से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। वर्तमान में चल रहे गेहूं खरीद अभियान के दौरान लगभग 14.96 लाख किसानों को एमएसपी के रूप में कुल 41,148 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस खरीद में प्रमुख योगदान गेहूं की खरीद वाले 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। इसी के साथ धान की भी अभी तक 354 लाख मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। इस वर्ष खरीद में वृद्धि का बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की गुणवत्ता विनिर्देशों में छूट प्रदान करना है। गौरतलब है कि सरकार ने ये छूट इस वर्ष बेमौसम हुई बारिश के कारण दी है, जिससे कम चमक वाले गेहूं को भी एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। केंद्रीय पूल में गेहूं और धान की संयुक्त स्टॉक की स्थिति 510 एलएमटी से अधिक हो गई है, जो देश को खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। गेहूं और धान की जारी खरीद के साथ सरकारी अनाज भंडार में खाद्यान्न के भंडार का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत जेद्दा से 231 भारतीयों को लेकर 5वीं उड़ान आज नई दिल्ली पहुंची। कल सूडान से 392 यात्रियों को लेकर C-17 विमान नई दिल्ली पहुंचा था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि कल शाम एक और विमान 362 भारतीयों को लेकर बेंगलुरु पहुंचा। इस बीच कल रात वायुसेना का एक विमान 270 यात्रियों को लेकर जेद्दा पहुंचा। INS सुमेधा भी कल सूडान की बंदरगाह से 300 यात्रियों को लेकर जेद्दा के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत अब तक 2400 भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। 15 सालों से सूडान में रह रहे एक हरियाणा निवासी ने घर वापसी पर सरकार का धन्यवाद किया और सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी की सराहना की। और कंडीशन वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल है खार्तूम में। अभी तो लूटपाट मचा के रखी हुई है पूरे बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे मैं रह रहा था सूडान में, पोर्ट सूडान में, वहाँ पे थोड़ी शांति थी। लेकिन जिस हिसाब से हमारे गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो कभी कोई सोच नहीं सकता है। सबसे पहले मैं ये प्राउड इस चीज़ का करता हूँ कि यूरोपियंस मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो ओहो, इंडिया का जहाज भी आ गया, इंडिया की नेवी के शिप भी आ गए। तो उस टाइम इतना जो प्राउड हुआ कि सबसे पहले इंडिया के शिप, नेवल शिप्स, 3 शिप वहाँ पे भेजे, INS तेज, INS तरकस एंड INS सुबेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को जमीनी हकीकत पर समीक्षा करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ लोगों का संवाद करवाने की एक नई पहल की शुरुआत की है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ
4 घंटे से अधिक समय तक संवाद कर प्रमुख लोगों से क्षेत्र संबंधी कार्यों व अन्य प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों का दायित्व है कि वे सरकार की योजनाओं के समुचित रूप में लागू करने के साथ साथ लाभार्थी को सीधा लाभ मिले, ये सुनिश्चित करें। इसके अलावा योजनाओं की निगरानी भी करें ताकि किसी भी प्रकार की देरी व भ्रष्टाचार ना हो। उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति या जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री की घोषणाओं करवाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये घोषणा व्यवहार्य है या नहीं। उपायुक्त कार्यालय से भी इस संबंध में पुष्टि की जानी चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के फेडरल पार्लियामेंट में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने जो गीता का उपदेश दिया है वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के लिए नहीं है, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। गृह मंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण जी का एक एक वक्तव्य मनुष्य की जिंदगी की गांठों को खोल देता है और इसको सफलता की कुंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम गीता का संदेश धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में लेकर जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने गीता प्रेरणा पुस्तक का विमोचन भी किया। अनिल विज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के इस सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम करके हम सब एक इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। गीता का प्रचार प्रसार जितना किया जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमने ये शुरुआत की है और हम इसे दुनिया के हर कोने में लेकर जाएंगे। इस शुभ कार्य के लिए हरियाणा सरकार हर बार एक देश को चुनती है। प्रचार प्रसार जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लिए नहीं है, वो मानव जाति के लिए है। उनका एक एक वक्तव्य मनुष्य की जिंदगी की गांठों को खोल देता है। हम गीता का प्रचार प्रसार दुनिया के हर कोने तक लेके जाएंगे। हरियाणा सरकार बार बार एक देश को चुनती है। पहले कनाडा में किया, यूके में किया, मॉरिशस में किया, इस बार ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं और धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में गीता का ये पैगाम लेके जाएंगे ताकि ये सारी दुनिया खुशियों से भरपूर हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। जिला फतेहाबाद में भारत सरकार की योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निधि आपके निकट जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में निधि संबंधी समस्याओं, योजनाओं और निवारण पर विचार विमर्श किया गया। प्रवर्तन अधिकारी निरंजन कपूर ने बताया कि बहुत से कर्मचारी EPF तथा पेंशन संबंधी सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं की जानकारी के अभाव में योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते, इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेकों कर्मचारियों की समस्याओं को जानकर उनका मौके पर ही निदान किया गया। उन्होंने कहा कि EPF निकालना अब ऑनलाइन हो जाने से बहुत ही आसान तथा कम समय में संभव हो गया है।
जाकर, हर तहसील में जाकर के कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करेंगे। साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। योजना के अंतर्गत कर्मचारी जो जिस दिन सेवानिवृत्त होता है उसी दिन उसे पेंशन प्रदान किया जाता है। आज एक कर्मचारी सेवानिवृत्त यहाँ पर हुए, उनको सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन का ऑर्डर लेने के लिए श्री सुरेश कुमार जी, जो कि केंद्रीय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रतिया के ब्रांच हेड भी हैं, वे उस पीपीओ को लेने आए और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान उन्हें पीपीओ प्रदान किया गया। लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें अनेक जानकारियों का अभाव था, जिनका निवारण विभाग द्वारा निधि आपके निकट कार्यक्रम से हो गया है, जो कि विभाग का बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसे उन्होंने अभी बताया कि एक जो उन्होंने न्यू स्कीम स्टार्ट की है कि इमीडिएट द डे ऑफ रिटायरमेंट पेंशन, मतलब उन्होंने आज पीपीओ हैंडओवर किया है, तो मतलब वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस दिन पर्सन रिटायर हो रहा है उसी दिन से उसकी पेंशन उसके हाथ में ऑर्डर आ रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। सरकार बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना रही हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए तो मेरे को लगता है कोई भी एम्प्लॉई किसी को भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हो। हमारे बैंक का एक एम्प्लॉई है श्यामलाल बत्रा जी, वो कल रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी पेंशन ऑर्डर है। इस महीने की उनको सैलरी मिल जाएगी और अगले महीने 1 तारीख को ऑटोमेटिकली उनको पेंशन मिल जाएगी। उनको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, तो उसका ये ऑर्डर मैंने लिया है। इससे पहले ऑफिस के काफ़ी चक्कर वक्कर लगाने पड़ते थे, बड़ी दिक्कतें थी और पेंशन आने में 2-2, 4-4 महीने लेट भी हो जाते थे, लेकिन अब तो रिटायरमेंट के अगले महीने से पेंशन शुरू हो जाती है। इसका बहुत बेनिफिट है। गांव कंगनपुर स्थित राजकीय पशु अस्पताल में विश्व वेटरनरी दिवस के अवसर पर एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान लगभग 100 जानवरों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई और उन्हें दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गईं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर विद्यासागर बंसल ने बताया कि विश्व वेटरनरी दिवस के उपलक्ष्य में आज इस कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में पूरे सप्ताह भर अलग अलग गांवों में जाकर शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें पशुपालकों को जागरूक किया गया था। साथ ही पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाए गए। इसकी कड़ी में हमने एक सप्ताह भर एक्टिविटीज करी है। जैसे हमने शुरुआत में कालाली सब डिवीज़न में जो स्कूल के बच्चे हैं उनको आजकल गर्मी का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है और संभावना भी आगे गर्मी होनी है, उससे लू से बचाव के लिए उनको जागरूक किया। एंटी रैबीज वैक्सीनेशन टू द पेट्स और उनकी डिवर्मिंग कर रहे हैं। साथ में जो हमारी सहायक कंपनी होती है, फार्मा कंपनियाँ हैं, उनकी तरफ से हेल्थ टॉनिक व अन्य जो सामान है, जो दवाइयाँ होती है, वो पशुपालकों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। एंटी रैबीज वैक्सीन में हमारा कम से कम टारगेट 100 जानवरों का रखा है कि कम से कम 100 जानवरों को फ्री में एंटी रैबीज वैक्सीन और डिवर्मिंग करवाई जाए। इस कैंप में आए पशुपालकों ने कहा कि इस तरह के कैंपों का आयोजन होना चाहिए, इससे उन्हें बहुत लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि इस कैंप में वैक्सीन लगाई गई है, जो पालतू जानवरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये कैंप बहुत बढ़िया है। इसमें अपने को पता लगता है कि डॉग में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, इनके रखरखाव के बारे में बताया जाता है सारा। और ऐसे कैंप अपने हर बार लगना चाहिए, जो कि आगे कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, आज मैंने वैक्सीन तीसरी कंप्लीट हुई है इसकी और बहुत बढ़िया कैंप लगाई। बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, ये हर साल के लिए होना चाहिए। बहुत चंगी तरह देखभाल कर रहे हैं, दवाइयाँ आपकी तरफ से ही दे रहे हैं सब कुछ। वैक्सीन लगवाए बहुत बढ़िया, जब भी आ रहे हैं ये देखभाल बढ़िया तरीके कर रहे हैं बिना पैसों के। खेलो इंडिया के तहत रोहतक में राष्ट्रीय महिला रोड साइकिलिंग इवेंट का आयोजन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के युवा मामलों व खेल मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में देश भर की महिला साइकिलिस्टों ने भाग लिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से संयोजक जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि खेलो इंडिया की ओर से चलाए जा रहे प्रतिभा खोज अभियान के तहत साइकिलिंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाग ले रही महिला साइकिलिस्ट आने वाले दिनों में एशियन गेम्स व राष्ट्रमंडल खेलों में भी भाग लेंगी। अपना जहाँ पे स्पोर्ट्स की साइकिलिंग का परफॉर्मेंस भी देंगे और आने वाले दिनों में बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और बड़े जो टूर्नामेंट है जिसको वो यही बच्चियाँ जो है
वो इसको रिप्रेजेंट करेंगी, कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगी। और मुझे तो बताते हुए बहुत खुशी है कि इस खेलो इंडिया वीमेन लीग जो रोड की रोहतक में हो रही है, इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल वीमेन साइकिलिस्ट भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस देश के लिए मेडल जीते हैं, ऑलरेडी इस कंट्री को जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हरियाणा वैसे ही स्पोर्ट्स में बहुत उत्तम रहा है, बहुत नंबर 1 रहा है, बहुत सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं देश को दिए हैं। इस आयोजन में भाग लेने आए खिलाड़ियों ने बताया कि उनका लक्ष्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। मैनेजमेंट किया है, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए। मैं लास्ट 3-4 ईयर्स से खेल रही हूँ। आगे टारगेट हमारा नेशनल मेडल और एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना। जब पिछले 4 साल से साइकिलिंग कर रही हूँ, मेरा सपना है कि मैं नेशनल में गोल्ड मेडल लूँ। इस तरह के इवेंट होना चाहिए हर एक स्टेट में। अब पेश हैं खबरें फटाफट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान हुआ शुरू। देश में पिछले 24 घंटों में 7,171 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि, 9,669 लोग कोरोना से हुए मुक्त। यौन उत्पीड़न आरोपों पर कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के नाम 2 प्राथमिकी हुई दर्ज। और 13 मई को जिला करनाल में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।